नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात होगी आगरा की, जहां एडीए ने ईआरपी सॉफ्टवेयर किया लॉन्च। साथ ही चर्चा होगी बहराइच की, जहां रुपईडीहा में 2 शातिर चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और बात होगी बांका की, जहां केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की टीम ने चांदन पीएचसी में की आकांक्षा योजना की समीक्षा। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर आगरा से, जहां मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी ने किया शुभारंभ। एडीएवीसी चर्चित गौड़ भी रहे मौजूद। प्राधिकरण को डिजिटलीकरण और प्रबंधन में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करेगा ईआरपी। संपत्तियों का ऑनलाइन रहेगा रिकॉर्ड। आवंटियों को नहीं होगी कोई समस्या। आवंटियों को अपनी संपत्ति से संबंधित ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी होगी उपलब्ध। वहीं वसूली के लिए बकायेदारों की सूची भी होगी ऑनलाइन उपलब्ध। रिक्त संपत्तियों की प्रमाणित सूची होगी ईआरपी पर उपलब्ध। विवादित अवैध कब्जे, प्राकृतिक स्ट्रक्चर की होगी जानकारी ऑनलाइन। आवंटी अपने मोबाइल लैपटॉप पर देख सकेंगे अपनी संपत्ति का हिसाब। प्राधिकरण के रिक्त संपत्तियों का विवरण होगा ऑनलाइन उपलब्ध। न्यायालय में विचाराधीन अवैध कब्जा और प्राकृतिक अवरोध की भी होगी जानकारी। प्रतिदिन की वसूली रिपोर्ट में होगी ईआरपी पर उपलब्ध। नए आवंटियों को आवंटन पत्र इसी सॉफ्टवेयर से होंगे उपलब्ध। प्रथम चरण में अब तक 19,340 संपत्तियों का किया गया डिजिटलीकरण। आज आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा ईआरपी के माध्यम से इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की लॉन्चिंग करी गई है। इस सॉफ्टवेयर से 2 तरीके से आगरा विकास प्राधिकरण और यहाँ आने वाले लोगों को फायदा होगा। जो लोग आगरा विकास प्राधिकरण की संपत्तियां ले चुके हैं या नई संपत्ति लेना चाहते हैं, उनको एंड टू एंड ऑनलाइन फैसिलिटी हम लोगों के द्वारा इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से दी जाएगी। खरीद, परचेज, ई ऑक्शन के माध्यम से सभी चालान जनरेट करके सभी किस्तों का पेमेंट और फाइनल इंस्टॉलमेंट के बाद कंप्लीशन, सारी चीज़ें जो हैं ऑनलाइन उनको इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से मिल जाएंगी। इसी के साथ जो हमारे पुराने अलॉटी हैं वो डेटा भी इसमें हमने 100% फीड कर दिया है। तो जो पुराने अलॉटी हैं वो भी अपने बकाया या किस्तें जमा कराना चाहते हैं तो वो इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से जमा कराएंगे। दूसरा जो मुख्य फायदा इस सॉफ्टवेयर से होगा वो ये है कि जो भी प्राधिकरण की संपत्तियां हैं जिसका डेटाबेस ऑफलाइन मीडियम में विभाग में रखा जाता था, जो हर सब सेक्शन में अलग अलग तरीके से मौजूद था, चाहे वो फाइनेंस हो चाहे वो प्रॉपर्टी हो, तो वो इंटीग्रेटेड तरीके से ऑनलाइन मौजूद रहेगा, जिसमें हम लोग अपने स्तर से हर एक प्रॉपर्टी की मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी हमारी अलॉटेड है, कौन सी खाली है, कौन सी प्रॉपर्टी हमारी लिटिगेशन में फंसी हुई है। 100% उसका डेटा जो है वो हमने इसमें फीड कर दिया है। जो हमने लैंड ऑडिट से हमें डेटा मिला था उससे 12 से 13% डेटा हमारा इसमें एक्स्ट्रा है, क्योंकि हमने एक रिगरस एक्सरसाइज करके सारे लेआउट्स को ढूंढ के इस सॉफ्टवेयर में फीड कराया है। तो हमारी उम्मीद है कि आगरा के लोगों को और जो भी लोग इस हमारे प्राधिकरण की संपत्तियां लेने चाहते हैं या ले चुके हैं, उन्हें एक ट्रांसपेरेंट, हैसल फ्री एनवायरनमेंट मिलेगा आगरा विकास प्राधिकरण से डील करने का। और साथ ही आगरा विकास प्राधिकरण में एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म डेवलप होगा ताकि लोगों का हैरेसमेंट। इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम का उद्घाटन हुआ है। ये एक बड़ा कदम है यहाँ के नागरिकों के लिए। एडीए से जो भी इंटरफेस कर रहे हैं वो अपनी प्रॉपर्टी की परचेज है, डीड्स पेमेंट है, म्यूटेशन है, मैप अप्रूवल है, ये सब एक सिंगल इंटरफेस के माध्यम से करा पाएंगे। अभी तक अगर उनको ड्यूज का पेमेंट करना था तो उन्हें ऑफिस आना पड़ता था, यहाँ पता करना पड़ता था। अब वो उनका पूरा जो लेजर है वो ऑनलाइन डाल दिया गया है। साथ ही जो एडीए की अपनी इंटरनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उनके जो रिकॉर्ड्स हैं उसको अपडेट करने में ये मदद करेगा, क्योंकि सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो ऑनलाइन हो गई हैं। गोइंग फॉरवर्ड इसको मोबाइल ऐप में भी इंटीग्रेट किया जाएगा और जो फिजिकल मैपिंग है, वन मैप के माध्यम से प्रॉपर्टी का जो फिजिकल स्टेटस है वो भी गूगल इमेजरी से लिंक किया जाएगा और जो मैप्स हैं उसको भी इससे लिंक किया जाएगा। तो ये बड़ा पहल है ट्रांसपेरेंसी के लिए, ड्यूज के मैनेजमेंट के लिए। तो एडीए की जो छुपी हुई प्रॉपर्टीज हैं वो भी इससे निकल के आएंगी और दूसरा जिसमें ड्यूज की रिकवरी नहीं हो पाई है तो उसमें भी बेहतर। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर बहराइच से, जहां जनपद की अधीक्षक वृंदा शुक्ला द्वारा अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉक्टर पवित्र मोहन त्रिपाठी व क्षेत्राधिकारी नानपारा राहुल पांडे के कुशल नेतृत्व व प्रभारी निरीक्षक शमशेर बहादुर सिंह के निर्देशन में थाना रुपईडीहा पर दिनांक 8 जनवरी 2024 को पंजीकृत मुआयना संख्या 18/2024 धारा 380 भादावी व दिनांक 30 जनवरी 2024 मुआयना संख्या 49/2024 धारा 457/380 भादावी के सफल अनावरण व अभियुक्त की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के संबंध में गठित टीम
वरिष्ठ उप निरीक्षक रुदल बहादुर सिंह व उप निरीक्षक कृष्ण कुमार सिंह, उप निरीक्षक जंगली प्रसाद में पुलिस बल द्वारा आज दिनांक 30 जनवरी 2024 को उपरोक्त दोनों घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए दिनांक 30 जनवरी 2024 को मुखबिर खास की सूचना पर शातिर चोर एक उर्फ भूरे उर्फ अख्तर अली पुत्र वाजिद अली निवासी नई बस्ती थाना रुपईडीहा जनपद बहराइच, 2 नसरुद्दीन पुत्र नसीर निवासी रेलवे स्टेशन के बगल थाना रुपईडीहा जनपद बहराइच को सीमान डिग्री कॉलेज के पास से गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके पास से वजामा तलाशी के में एक पोटली में एक जोड़ी पायल 1800 रुपये व एक पोटली में 1500 रुपये नगद बरामद हुआ है। मुकदमा उपरोक्त में आवश्यक विधिक कार्रवाई कर गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण को न्यायालय सदर बहराइच रवाना किया गया है। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता नईम खान की रिपोर्ट। खबर बांका से, जहां चांदन प्रखंड के आकांक्षा ब्लॉक के परिसर में स्थित चांदन पीएचसी में केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की टीम ने केंद्र सरकार के प्रखंड आकांक्षा योजना कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों व कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान दिव्या बलेचा, अपर आयुक्त परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य मंत्रालय दिल्ली, पटना से डिप्टी डायरेक्टर, भागलपुर से आरपीएम एवं बांका से तौसीफ ने संयुक्त रूप से चांदन अस्पताल की स्थिति का जायजा भी लिया। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल के प्रभारी ए.के. सिन्हा, डॉक्टर प्रीतम कुमार, चांदन बीडीओ राकेश कुमार की उपस्थिति में चांदन पीएचसी में तकरीबन 1 घंटे मौजूद रहे। इस दौरान सभी वार्ड सहित प्रसव कक्ष, ओटी रूम, प्रसव कक्ष, दवा भंडारण, शिशु वार्ड एवं सबसे संबंधित सीट गार्ड, ओपीडी एवं साफ सफाई का भी निरीक्षण किया। साथ ही पदाधिकारी ने स्थायी व अस्थायी अनचाहे गर्भधारण की संबंधित आईयूडी कॉपर टी पुस्तिका का भी अवलोकन किया और प्रसव के दौरान होने वाले कठिनाइयों से संबंधित उपस्थित एएनएम दीदी से विस्तृत जानकारी ली गई एवं विशेष रूप से निर्देश दिया गया। इस मौके पर डॉक्टर आसिफ ठिकवाल, हेल्थ मैनेजर परशुराम सिंह, प्रखंड प्रसार प्रशिक्षक संजय कुमार, बीसीएम संजय कुमार, अस्पताल के कर्मचारी मौजूद रहे। आइए जानते हैं इस विषय में बीडीओ चांदन प्रखंड जिला बांका, पीएचसी प्रभारी चांदन बांका डॉक्टर ए.के. सिन्हा ने क्या कुछ कहा। इसमें हमारे सेंट्रल टीम से हैं प्रधानमंत्री जी की योजना जो है एडजस्टमेंट डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए हम इसके लिए क्या 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 करेंगे, ये हमारे कमिश्नर हैं, कमिश्नर के हैं, तो ये लोग आई हैं, ये लोग आके बताएंगे कि हमको ये करिएगा तो इसका इंडिकेटर ये बढ़ेगा, कहाँ कमियां हैं उसको ये करिए जिससे कि दूर हो। इस वजह से हमारी वीडियो साहब भी का भी इन्वॉल्वमेंट है। वीडियो साहब जो बताया, इनसे बातचीत हुई है हमारी, जो आगे बढ़ेगी तो फिर आगे बात बढ़ेगी काम करने की, और हॉस्पिटल को एक स्वास्थ्य में अच्छे काम हो, बस यही के द्वारा एक कार्यक्रम बनाई गई है, चलाई गई है, जिसमें कि वैसे प्रखंड जो कि जिनका कि विकास के क्रम में जो राष्ट्रीय औसत या राज्य स्तर का औसत है उससे कम विकास हो पाई है, वैसे प्रखंडों का चयन आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के तहत किया गया है। और इसका उद्देश्य ये है कि लोगों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार करने हेतु जिन योजनाओं का चयन किया जाता है, जो योजना संचालित की जाती है, उनका लोगों के बीच में बेहतरीन तरीके से अनुपालन हो और जो हमारा राष्ट्रीय औसत है उस औसत को हम लोग प्राप्त कर पाएँ। इसी क्रम में चांदन प्रखंड का भी चयन आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के लिए किया गया है। कि मैटरनल डेथ जो ज़्यादा होता है गर्भवती के समय में, उस माता को हम हॉस्पिटल तक कैसे लाएं, ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, जिससे कि मैटरनल डेथ को कम किया जा सकता है। इसके लिए एम्बुलेंस सेवा होना चाहिए, एम्बुलेंस सेवा शीघ्र ही हो तो उसके लिए रोड कम्युनिकेशन होना चाहिए। रोड कम्युनिकेशन चलते हैं कि माता सुरक्षित हमारे यहाँ पहुँच जाए। मगर हम जो एक दूर क्षेत्र में, दूर दराज क्षेत्र में हैं, उस दूर दराज क्षेत्र के लिए ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है कि जब वहाँ से कॉल होता है, हमारी ज़्यादा दूरी होने के चलते हमारे एम्बुलेंस देर से पहुँचती है, सेवा तो देते हैं मगर बहुत थोड़ी देर हो जाती है। हम चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द या पहुँचे, तो जल्द से पहुँचने के लिए स्वास्थ्य सुविधाएँ को एक नज़दीक में लाना चाहिए। जैसे चांदन का है, ये चांदन क्षेत्र में भैरवगंज क्षेत्र का है, वो बहुत दूरस्थ क्षेत्र है, वहाँ से लाने के लिए भैरवगंज को विकसित करना बहुत जरूरी है। बांका से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार बच्चू की रिपोर्ट। खबर बाराबंकी से, जहां पूर्व मंत्री राजा राजीव कुमार सिंह की द्वितीय पुण्यतिथि उनके पैतृक आवास पर मनाई गई।
पुण्यतिथि में क्षेत्र के हजारों लोगों ने पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पुण्यतिथि के अवसर पर राजा राजीव कुमार सिंह के पुत्र राजा रितेश कुमार सिंह ने हजारों गरीबों को कंबल वितरित किए। वहीं सिरौली गौसपुर तहसील क्षेत्र के हड़हा गांव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। आदिवासी बाहुल्य झाबुआ जिले के मेघनगर के ग्रामीण नागनवाट में रहवासी चौराहे पर नल जल योजना के गुजरात ठेकेदार द्वारा अपनी मनमानी कर पक्की डामर सड़क को रात्रि में खोदकर बड़ा टैपर बना दिया गया, जिसकी वजह से बाइक से कोचिंग जाने वाले छात्र अलसुबह टैपर की वजह से दुर्घटना के शिकार हो गए। 2 बाइक पर 4 छात्र सवार थे और चारों छात्र 12वीं में पढ़ाई कर रहे थे, जिन्हें गंभीर चोटें आईं, जिन्हें ग्रामीणों की मदद से रंभापुर के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। आपको बता दें कि मेघनगर नागनवाट सबसे व्यस्ततम मार्ग है, जहां प्रतिदिन हजारों की तादाद में वाहन गुजरते हैं और ये रोड सीधा गुजरात व राजस्थान को जोड़ती है। इस मार्ग को डबल पट्टी करने की मांग बरसों से उठ रही है। ऐसे में गुजरात के ठेकेदार द्वारा रातों रात टैपर बना दिया गया और यहां दुर्घटना हो गई। गनीमत ये रही कि उस समय कोई बड़ा वाहन वहां से नहीं गुजरा, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था या फिर मंजर कुछ अलग होता। अब सवाल ये है कि जिम्मेदार अधिकारी इस ठेकेदार पर क्या कार्रवाई करते हैं या ठेकेदार यूं ही मनमानी करता रहेगा। आइए जानते हैं इस विषय में पिता राकेश भूरिया, बच्चू भूरिया और योगेश नायक डॉक्टर का क्या कुछ कहना है। अरे हमारा छोरा कोचिंग जाता था, रोज दिल्ली जाए तो वहाँ रात को वो रैम पाइप डालिए, हमको खबर नहीं, स्पीड में जाता था थोड़ा, तो माटी डालने ने तो रैम ताकत ही फिर जो बना देता था। तो छोरन मालूम पता था कि वहाँ खुद दिलो है, रोज दिल्ली जाता, वहाँ नल चलो उसने वाला ठेकेदार है। अब इन्हें रात में अचानक बना दो, फिर कोई भी गाड़ी वाले वाहन वाला पता था कि वहाँ रैम बनाई है, वो तो इन्हें मर्जी हाथ पर गाड़ी चला नहीं जाए। रोज दिल्ली जाए 12वीं परीक्षा, छोरा हाथ पर टूटिया एम भागी मन टिसैया, एक छोरा ज़्यादा मोटा में लगी, फिर एक ने आंगले टूटी गई, सब आँखें नहीं लगी जाए, 2-3 गिटली खाती। 6 बजे एक एक्सीडेंटल केस आए थे, 2 अलग अलग बाइक पे 4 लड़के अपने कुछ काम से जा रहे थे, तो नागनवाट चौराहे के पास में एक गति अवरोधक थोड़ा बड़ा बना हुआ बता रहे थे अटेंडर, तो उस पर बाइक चढ़ने की वजह से गिर गए, जिसमें चोटें तो आई है। जिसमें विजय को चोट थोड़ी अधिक है, जिसके चेहरे पे है और दांत भी उसके गए हैं, लिप कट है और टंग बाइट है और एक फिंगर भी फ्रैक्चर है, एक और लड़के की फिंगर फ्रैक्चर है, अभी उपचार जारी है। मेरे बच्चे सुबह जल्दी स्कूल कोचिंग के लिए आ रहे थे, 4 बच्चे थे, 2 बाइक से आ रहे थे, तो नांगनवाट चौकड़ी पे बहुत बड़ा इन्होंने वो बना दिया था मिट्टी का, नल जल योजना वालों ने वो रात को बनाया था, दिन में बनाते तो मतलब बच जाते बच्चे, मतलब अब रात को बनाया था तो उनको इमरजेंसी अगर ऐसा बनाया तो वहाँ पे कुछ रखना था उनको, रोड के मतलब ब्रेकर बना हुआ है ऐसा दिखना था, मतलब तो दिख नहीं पाया, इस कारण से एक्सीडेंट हो गया, चारों को ही छोटा ही है। नल जल योजना वाला ठेकेदार है पीएचई वाला, उसने और फिर रात को उसने इस तरीके का टेपर बना करके जेसीबी से मिट्टी डाल करके ढेर सारी और रोड को ऐसा बना दिया था। तो अब वो रोज तो निकलने वाले, शाम सुबह निकलने वाले, किसी को मालूम थोड़ी भाई रास्ते पे कोई किसी ने इस तरीके का मिट्टी का वो बना दिया। तो जैसे जा करके गाड़ी और वहाँ पे गई और फेंका गए लड़के। अब फेंकाने से क्या है कि मुंह में और ये सिर में चोटें आई और हाथ में फ्रैक्चर जैसे ये हुआ है, पता लगाया फिर तो वो रातों रात वो मिट्टी जो है उन्होंने वो हटा ली और उनके नाम से रिपोर्ट डालते उनके खिलाफ कार्रवाई करवाई। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। विदिशा जिले की आशा कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर एकत्रित होकर पुरानी जिला अस्पताल से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। कलेक्ट्रेट में पहुंचकर कलेक्टर से मिलने और उन्हीं को ज्ञापन देने की मांग को लेकर वहीं धरने पर बैठ गईं। आशा और उषा कार्यकर्ताओं का कहना है कि पिछले साल उनके वेतन में बढ़ोतरी की गई थी, वह बढ़ा हुआ वेतन तो मिलने से रहा, पुराना वेतन भी 5 महीने से नहीं मिल सका है। उनकी आर्थिक परेशानियां काफी बढ़ गई हैं। इसके अलावा वह 48 विभिन्न कार्य करती हैं। आयुष्मान कार्ड बनाए जाने का अतिरिक्त कार्य भी उन्हें दिया गया है, जो तकनीकी तौर पर कंप्यूटर ऑपरेटर का काम है। अतिरिक्त दबाव से सभी आशा उषा कार्यकर्ता परेशान भी हैं।
आयुष्मान कार्ड बनाए जाने के कार्य से उन्हें मुक्त करने की मांग की गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि कई आशा कार्यकर्ताओं के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, जिससे वह आयुष्मान कार्ड नहीं बना पा रही हैं। इस कार्य के लिए किसी और को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। कलेक्टर को दिए ज्ञापन के बाद कलेक्टर ने 10 दिन के भीतर वेतन जारी करने की बात कही है। मेरा नाम राम सखी बंसल है और मैं जिला संगठन में जिला उपाध्यक्ष के पद पर हूं। आज हम कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने आए हैं। मुख्य हमारी 3 बिंदुएं हैं। एक बिंदु है हमारी कि आयुष्मान कार्ड को लेकर जो हम पे दबाव बनाया जा रहा है, तो एक बिंदु हमारा आयुष्मान कार्ड का है। दूसरा बिंदु है हमारे पेमेंट को लेकर, जो हमारी पेमेंट नहीं आ रही है 4-5 महीनों से, वो है। और तीसरा है कि 29 जुलाई को जो घोषणा हुई थी उसमें हमारी 25 आशाओं की जो वापसी थी, उनमें से हमारी 8 आशा बहनें रह गई हैं, तो वो वापस नहीं आई हैं। तो एक बिंदु हमारा वो है। तो आयुष्मान कार्ड को लेकर जो हमारा बिंदु है पहला, उसमें इतनी दिक्कतें हो रही हैं कि आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए इतना दबाव बनाया जा रहा है। मतलब आधे से ज़्यादा आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं और जो रह चुके हैं उनमें इतनी परेशानियां हो रही हैं कि किसी के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, किसी की समग्र आईडी में KYC नहीं है। इसके कारण हम परेशान हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सभी आशा बहनों के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है। डाटा की प्रॉब्लम हो रही है, बैलेंस की प्रॉब्लम हो रही है, और गांव ग्रामीण क्षेत्र जो हैं वहाँ नेटवर्क नहीं मिलता, सर्वर डाउन रहता है, तो आयुष्मान कार्ड बनाने में बहुत दिक्कत होती है। ये तो हमारी आज आपने ज्ञापन दिया है जी, दिया है पेमेंट की वजह से भी दिया है और आयुष्मान कार्ड का बहिष्कार करने के लिए भी दिया है कि आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए हम पे दबाव बनाया जा रहा है, जबकि आयुष्मान कार्ड बनाने का काम कंप्यूटर ऑपरेटर का होता है। हम जमीनी स्तर पर काम करने वाली आशा कार्यकर्ता हैं जो 48 प्रकार का काम करती हैं। अगर हम आयुष्मान कार्ड में उलझ जाएंगे तो जो हमारे 48 प्रकार के जो कार्य हैं। लाडली बहनों ने सरकार बनाई थी भारतीय जनता पार्टी की, और लाडली बहनें कोई तनख्वाह नहीं मिल पा रही, इस पर क्या कहना चाहेंगी? बहुत परेशान है, बहुत परेशानी है। जब मंत्री जी ने कहा है तो वो तो डालेंगे ही। हम तो अपनी परेशानी लेके आए हैं, बस लाडली बहना तो लाडली, लेकिन हमारी खुद की वेतन भी तो मिलना चाहिए। हमारी खुद की वेतन भी तो मिलना चाहिए, क्योंकि हम 48 प्रकार का जो काम कर रहे हैं। मैं आसाम से सहयोगी श्रमिक संघ की जिला अध्यक्ष विनीता शर्मा। हम जहाँ तक कि जो 29 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी ना कि 6000 आशाओं के और 15000 आशा सहयोगिनी के, वो वेतन लेके तब से अभी तक किसी का 5 महीने से नहीं आया, किसी के 3 महीने से नहीं आया, और किसी का आधा अधूरा जैसा आया। सही से सैलरी किसी को नहीं दी। हमारी आशाएं कम से कम साल भर होने वाली है, इतनी परेशान हो रही हैं। घर का चूल्हा इसी से चलता है, लेकिन वो चला नहीं पा रही हैं। हैरान परेशान होने के चक्कर में आज हम 6वीं बार फिर से हम ज्ञापन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था, हमें माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने दिया था। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो पूर्व मंत्री थे, अब नवीन मुख्यमंत्री जी जो आए हैं, हम उनसे निवेदन कर रहे हैं कि वो हमारी सुनवाई करें और हम आशा बहनों का उद्धार कर दें। लेकिन हमारी जो आशा बहनें मेहनत कर रही है 24 घंटे, 7 दिन और 24 घंटे फ्री LTT हो रहा है, टीकाकरण हो रहा है, मातृ मृत्यु, शिशु मृत्यु, जो कि सभी 48 प्रकार के काम हैं, 68 के। लेकिन और आयुष्मान कार्ड जो सबसे ज़्यादा दिक्कत दे रहे हैं हमारी आशाओं। कितनी कार्यकर्ता हैं जो आशा कार्यकर्ता? 1820। अगर सुनवाई नहीं होगी, अगला कदम क्या रहा? अब जल्दी सुनवाई नहीं हुई तो अगला कदम हमारा NHM में जाने का होगा, और उससे भी अगला कदम फिर मुख्यमंत्री से मिलने का ही होगा। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता पार्थ कुमार की रिपोर्ट। खबर बदायूं से आ रही है, जहां अनियंत्रित होकर ई-रिक्शा गहरी खाई में गिरा। ई-रिक्शा में बैठी सवारियों ने ई-रिक्शा से कूदकर बचाई जान। घने कोहरे की वजह से अनियंत्रित होकर ई-रिक्शा गहरी खाई में जा घुसा। बाल बाल बचे ई-रिक्शा में बैठे सभी लोग, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से ई-रिक्शा गहरी खाई से बाहर निकाल लिया गया है। पूरा मामला कुड़ौली मोड़ बिसौली का है। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता प्रताप ठाकुर की रिपोर्ट। खबर मुरादाबाद से है, जहां गौवंशीय पशु के अवशेष डालकर थाना प्रभारी के खिलाफ साजिश रची गई थी और माहौल बिगाड़ने के बाद खुद धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसके तहत पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और SSP ने पूरी घटना का खुलासा भी किया है और एक दरोगा को सस्पेंड भी किया गया है। SSP हेमराज मीना ने क्या जानकारी दी है, आइए आपको सुनवा देते हैं। देखिए, आज थाना चजलेट में क्षेत्राधिकारी कांठ और SPRA के नेतृत्व में जो टीम है हमारी थाना चजलेट की, इसके द्वारा आज 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें एक शहाबुद्दीन पुत्र मुजफ्फर हुसैन है, ये ग्राम चेतरामपुर थाना चजलेट के रहने वाले हैं। दूसरे रमन चौधरी हैं, ये थाना चजलेट के ही रहने वाले हैं, ग्राम खानपुर के। तीसरे हैं मोनू बिश्नोई उर्फ सुमित, ये रसूलपुर गुज्जर थाना कांठ के रहने वाले हैं। और जो चौथे हैं वो राजीव चौधरी हैं,
जो कि ग्राम चक पचोकरा थाना छजलेट के रहने वाले हैं। अभी हाल ही में पिछले मतलब इसी महीने में 16 तारीख को थाना छजलेट में एक घटना हुई थी, जिसमें जो कावड़ पथ है वहाँ पे एक गौ जो वंश है उसका सिर वहाँ पे बरामद हुआ था, और इसी पे फिर वहाँ पे थाना छजलेट में एक अज्ञात में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ। और उसके बाद में 28 तारीख को फिर एक घटना हुई ग्राम चेतरामपुर में रात्रि में, और वहाँ पे एक गौवंश की हत्या कर दी गई थी, और उसको बाद में फिर सूचना मिली और पुलिस ने जाके उसको फिर बरामद किया, और फिर बाद में आगे की इसमें कार्रवाई हुई। और दोनों जो घटनाएं हैं वो कुछ आपराधिक रूप से जिस तरह से घटनाएं होती है वो संदिग्ध प्रतीत हो रही थी, और चूँकि जो घटनाओं की जिस तरीके से सूचना मिली और जिस तरीके से पुलिस को इन घटनाओं की जानकारी दी गई, उससे एक शक हो रहा था कि ये घटना प्लानिंग के तहत की गई है, और ये सिर्फ गौकसी के लिए नहीं की गई है, बल्कि इसमें और भी जो इनका कोई हिडन एजेंडा है। और इसकी जब हम लोगों ने पूरी टीम बना के जब जांच किया गया और पूरा देखा गया कि जिस तरीके से कैसे सूचना मिली पुलिस को, क्योंकि जो पूर्व की जो घटना हुई थी उसमें जिस व्यक्ति के द्वारा सूचना दिया गया उसने ये बताया कि जो गौवंश का जो सिर जहाँ पे मिला है वहीं से वो 10 मिनट पहले गुजरा था, तब वहाँ पे कोई अवशेष नहीं था, लेकिन जब वापस आया तो उसको अवशेष मिला और उसकी सूचना उसने पुलिस को दी। और सेम ऐसे ही जो 28 तारीख की घटना है, इसमें रात्रि में 12 बजे सूचना मिलती है पुलिस को और क्षेत्राधिकारी को और थाना प्रभारी को। जब ये मौके पर पहुँचते हैं तो वहाँ पे एक व्यक्ति का लोअर और उसमें एक पर्स मिला, और पर्स के अंदर एक फ़ोटो मिली। जब ये सारी चीज़ों की जांच की गई तो फिर जिस व्यक्ति का इसमें पर्स में फ़ोटो मिला और उसका नाम जो लिखा मिला, मोबाइल नंबर उसमें मिला, उससे जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि मेरी गांव के कुछ लोगों से पहले से पुरानी हमारी रंजिश है, और उसी रंजिश में पहले बात चल रही थी कि ये लोग मुझे फंसा सकते हैं। और उसमें 2 लोगों का नाम प्रकाश में आया, जिसमें एक का नाम साहबुद्दीन था और दूसरे का नाम जमशेद है। ये अपने जो विपक्षी है उसको जेल भिजवाने के लिए इन लोगों ने इस घटना में जो मुख्य रूप से जो मोनू बिश्नोई है, राजीव चौधरी है, रमन चौधरी, ये लोग थाना छजलेट पे और थाना कांट पे अक्सर अपने काम कराने के लिए और इलीगल काम कराने के लिए पुलिस के ऊपर दबाव बनाते रहते हैं। और इसी में इनकी अभी पिछले दिनों जो मोनू बिश्नोई है, ये 307 में जो अपराध में यहाँ जो थाने पे कुछ लोग गए थे उनके साथ में इन्होंने मारपीट किया, थाने के बाहर ही इनकी गिरफ्तारी की गई थी, इनको जेल भेजा गया था। और फिर उसके बाद से दोबारा इन्होंने फिर आके वही काम करना शुरू किया, और फिर जब पुलिस इनकी बात नहीं मानती थी तो इसी को लेकर इन्होंने ये पूरी प्लानिंग की। पहले इन्होंने 14 तारीख की घटना को प्लान किया, जिसमें इन्होंने नईम को इसमें इन्होंने 2000 रुपया दिया और उसको बोला राजीव चौधरी के द्वारा कि कहीं से जो गौवंश का जो सिर है उसको मतलब कुछ अवशेष ला के और थाना छजलेट में रखे, जिससे कि पुलिस पे कार्रवाई हो और पुलिस हमारे उसमें दबाव में आए। और उसके बाद में फिर इन्होंने दोबारा फिर यही काम किया, और इसमें साहबुद्दीन और जमशेद को इनके द्वारा ये बताया गया कि तुम अपने पर जो भी आपके जो जिनसे तुम्हारी दुश्मनी चल रही है उनका नाम ले दीजिएगा, और उनका फ़ोटो, उनका जो नाम, सारी चीज़ें इन्होंने निकाल के वहाँ पे पहले जो है एविडेंस क्रिएट किया गया। और उसके बाद में वहाँ पे जो गाय है उसका गला काटा गया, और गला काट के फिर इनके द्वारा सूचना दी गई, और जो लोग जो इसमें जिन लोगों के द्वारा इस कार्य को करवाया गया वो लोग मौके पे पहुंचे और फिर उन्होंने वहाँ पे पुलिस को सूचना दिया। गाय भी चोरी की, तो गाय को भी इन्होंने जो एक बिमला देवी नाम की महिला है उसके घर से चोरी करके ले गए थे रात में, और रात में इन्होंने ले जाके उसको काटा है। तो इस तरीके से ये जो दोनों घटना हैं ये शुरू से ही अपने जो नेचर में संदिग्ध प्रतीत हो रही थी, और इसमें जिस तरीके से सूचना दी गई थी और जिस तरीके से पुलिस के खिलाफ वहाँ पे धरना प्रदर्शन भी इन लोगों के द्वारा किया गया था, इससे ये लग रहा था कि इनमें कुछ लोगों की साजिश हो सकती है, और उसी पे हम लोगों ने काम किया। तो आज ये पूरी तरीके से इस चीज़ का पूरा खुलासा हुआ है, और इसमें इन 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 2 लोग अभी इसमें वांछित हैं, जिसमें एक जमशेद और नईम है, जिसने पहले वाली जो घटना है उसको कारित किया था, और जो दूसरी घटना में जो साहबुद्दीन के साथ में जो जमशेद है उसका जो भाई है वो अभी इसमें गिरफ्तारी उनकी शेष है। इनके ऊपर इनाम घोषित किया जा रहा है, इनकी गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी। और अभी इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और इन 4 लोगों के जब हमने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से इनकी लोकेशन और बाकी सारी चीज़ों को देखा गया, इनकी जो कॉल रिकॉर्डिंग्स देखी गई, इनके मोबाइल का जो डेटा है उसको देखा गया, तो इन सारी घटनाओं के जो साक्ष्य मिले हैं और इन सभी लोगों के द्वारा इस घटना को और ये जो भी षड्यंत्र इन्होंने किया था उस सबको स्वीकार किया है। और आज इनको इसी तरीके से पूरा गिरफ्तार करते हुए इनको जेल भेजा जा रहा है। और इसमें आईपीसी की जो धारा है 120 इसमें बढ़ाई गई है, इसके साथ ही 380 और 457, 411 की भी इसमें बढ़ोतरी की गई है दोनों मुकदमों में, और 211 की भी इसमें बढ़ोतरी की गई है। इस तरीके से इनको जेल भेजा जा रहा है। ये जो अभियुक्त जो जेल भेजे जा रहे हैं इनमें से जो रमन चौधरी है इनके विरुद्ध पहले भी 2021 में एक 366 का मुकदमा है। राजीव चौधरी है, इनके विरुद्ध 2019 में एक 147, 48
और 427-506 का मुकदमा है। 2019 में इनके ऊपर 323, 452, 504, 506 का मुकदमा है। फिर 2019 में 147, 48, 452 का एक और मुकदमा इनके विरुद्ध है। और इसी तरीके से जो मोनू बिश्नोई हैं, इनके विरुद्ध 2015 में एक मुकदमा है 147, 49, 323, 504 का। और 2023 में इनके ऊपर थाना कांट में 147, 304, 323, 506 का एक मुकदमा है। और 2022 में भी इनके द्वारा एक घटना कांट में की गई थी, वो इनके ऊपर मुकदमे हैं। तो इस तरीके से ये मूल रूप से ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। और इस तरीके से जो अपनी गतिविधियों में करते हुए वहाँ पे थाने पे और जो बाकी अन्य जो ऑफिस वगैरह है वहाँ पे ये अपना दबाव बनाने का काम करते हैं और दलाली का जो काम करते हैं। और क्या किसी संगठन से जुड़े हुए हैं सर? अभी इसकी जांच की जा रही है कि किसी संगठन में काम करते हैं नहीं करते हैं। अभी तक की जो जानकारी है उसमें इन लोगों की जो कि आपराधिक इतिहास है, तो अभी इसकी जांच की जा रही है कि ये लोग किसी संगठन से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। और इसके अलावा बाकी चीज़ें भी जानकारी मिली है तो उसकी भी हम जांच कर रहे हैं। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता चांद हुसैन की रिपोर्ट। पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत शहरकोल पंचायत के पहाड़िया टोल निवासी 21 वर्षीय रेणुका मुर्मू ने बुधवार को दुपट्टे के सहारे पेड़ में लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना की खबर आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। गांव वालों ने इसकी सूचना शहरकोल पंचायत मुखिया विकास गौड़ को दी। मुखिया को सूचना मिलने पर तुरंत वे नगर थाने को सूचित किया गया। नगर थाना को खबर मिलते ही अपने दलबल के साथ मौके पर पुलिस एसआई राम प्रताप सिंह, एएसआई सनातन माझी दलबल के साथ पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया। परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि रात युवती घर में सोई नहीं थी और रात हम लोग खोजने की बहुत कोशिश किए लेकिन नहीं मिली। और जब सुबह हुई तो घर के बगल में एक पेड़ पर दुपट्टे से लटकी हुई मिली। युवती ने अज्ञात कारणों के चलते पेड़ में दुपट्टे का फंदे के सहारे अपनी जीवन लीला समाप्त की, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। उधर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। पाकुड़ से सीनू संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।